हेलो फ्रेंड्स। आज हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक तथा धर्म और राजनीति के बीच संबंध पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत से ही महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाते आ रहा है। उनके किसी भी मुद्दों पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचे कि जब तक सत्ता पे महिलाओं का अधिकार नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता तथा इस लक्ष्य को हासिल करने का यह तरीका निकाला गया कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ा दी जाए। दोस्तों, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% पहुंच सकी थी। अगर हम बात करें राज्य की विधानसभाओं में, तो उनमें उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 5% या उससे भी कम रहा है। दोस्तों, इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे जारी रखते हैं। दोस्तों, बात करें हम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विधायिका में महिलाओं की भागीदारी की, तो ये भारत से बहुत ही ज्यादा अधिक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इस ग्राफ का अध्ययन करते हैं। यह ग्राफ वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड का है, अर्थात विश्व के कुछ प्रमुख देशों का महिला विधायिका का यह ग्राफ है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वुमेन की जो भागीदारी है पार्लियामेंट्स में, वो है नॉर्डिक कंट्रीज में, जो है 42%। उसके बाद सबसे कम की अगर हम चर्चा करें तो वो है भारत की, जो है सिर्फ 10.8%। इसी प्रकार दोस्तों, आप अन्य देशों में विधायिका में महिलाओं की भागीदारी का इस ग्राफ के थ्रू अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। उनमें से एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना था। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें अब महिला के लिए आरक्षित कर दी गईं, और जिसके कारण आज के दौर में भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे जारी रखते हैं। दोस्तों, महिला संगठन और कार्यकर्ता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट अर्थात 33% सीटों की आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, पर यह मांग 10 वर्षों से भी अधिक अवधि से लटका पड़ा है।
सभी राजनीतिक पार्टियों के इस विधेयक को लेके एक मत नहीं है और यह बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे जारी रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 33% आरक्षण वाला बिल अभी भी लंबित है। वर्तमान में विधानसभा की 270 सीटों में से 60 सीटें ही महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक पे। दोस्तों, अब हम समाज का विभाजन की चर्चा धार्मिक अंतरों पे देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। उनकी जीवन शैली, कार्य करने का तरीका, पूजा पद्धति, विचार सब कुछ अलग होता है, जिसके कारण उनमें कभी-कभी गंभीर मतभेद भी पैदा हो जाती है। दोस्तों, धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जैसा कि गांधी जी कहते थे, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनके अनुसार राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से ही निर्देशित होनी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक पे जारी रखते हैं। दोस्तों, हमारे देश में मानवाधिकार समूहों ने तर्क दिया है कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों का शिकार ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं। अतः उनकी मांग है कि सरकार जो है वो अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति को जारी रखते हैं। दोस्तों, महिलाओं के आंदोलन ने यह तर्क दिया है कि सभी धर्मों के परिवार कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को प्रोत्साहित करते हैं। अतः इन आंदोलन की मांग है कि सरकार को चाहिए कि वो समाज में महिला और पुरुष के बीच में इक्वल राइट्स को प्रोत्साहित करे और इन कानूनों को बदले। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे धर्म और राजनीति के बीच संबंध पे। दोस्तों, लोगों को राजनीति में अपनी आवश्यकताओं, हितों और मांगों को एक धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। अर्थात विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहाँ तक कि जो लोग राजनीतिक सत्ता में हैं, उन्हें धर्म के कामकाज पे नजर रखनी चाहिए और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसे इस कार्य को रोकना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक तथा धर्म और राजनीति के बीच में संबंधों पे चर्चा की। इसका रेफरेंस है राजनीतिक शास्त्र कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगली वीडियो में हम सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक समस्या तीव्र कब हो जाती है, सांप्रदायिकता के मान्यता और सांप्रदायिक राजनीति के रूप पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम धर्मनिरपेक्ष शासन पे भी
चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।